हेलो, ठार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा राजस्थान का भूगोल जो चल रहा है उसका आज हमारा टॉपिक राजस्थान का भूगोल के तहत हम राजस्थान का एक प्राचीन काल में राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस सेशन के अंदर हम राजस्थान की जो भूमि है उसकी सतह से लेकर के गहराई तक किस तरह से विकास हुआ था, किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर चट्टानों का विकास हुआ था, उसके बाद राजस्थान के अंदर पाया जाने वाली मिट्टी तथा राजस्थान में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में अध्ययन हम करेंगे। उसका हम आज जो मौलिक अवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आखिरकार राजस्थान की जो भूमि है उस भूमि के नीचे किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों के पीछे क्या क्या कारण है उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब इस तरह से हम अध्ययन आगे करेंगे तो आपको बहुत सारी जो राजस्थान की उच्च विशेषता है उनका आसानी से समझ में आ जाएगा और उसका आप जो एक तरह से आपके अंदर जो समझ पैदा होगी वो कॉन्सेप्चुअल तथा फैक्ट आधारित होगी। दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, आपस में जोड़ दिया जाएगा और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अभी मैं यहाँ पे टॉपिक पे आता हूँ कि हमारा एक मैंने राजस्थान का नक्शा बना रखा है। ये एक मानचित्र है, ऊपर का मानचित्र है। वैसे देखा जाए तो ये ऊपर का मानचित्र है, लेकिन मैं यहाँ पे जो अभी जो सेशन चलेगा उसके वो सेशन एक 3D मैप के माध्यम से चलेगा कि आखिरकार राजस्थान वाली जो भूमि है इस वाले क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ये अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम मानचित्र पे आएंगे, सतह पे आएंगे और उसके बाद उच्चावच का अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो उच्चावच इतिहास में कालांतर में किस प्रकार से निर्मित हुआ था, उन उच्चावचों की जो मूल जो समझ है वो यहाँ पे करने वाले हैं। ये सेशन आपको बता देता हूँ, RS, SI, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जितने भी राजस्थान सरकार के द्वारा, RPSC के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी भर्तियां निकाली जाती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें सभी में काम में आने वाला टॉपिक है। इसलिए आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का जो भौतिक संरचना है राजस्थान की, जिसमें हम आंतरिक संरचना को भी लेंगे। पृथ्वी के जो भूप्रपट्टी है राजस्थान का क्षेत्र की, उस प्रॉपर्टी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अभी मैं एक मैप यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं। वो मैप होगा जब जुरासिक युग में जब पृथ्वी दो भागों में विभाजित हुई थी, एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। विभाजित होने के बाद बीच में क्या था, एक सागर उत्पन्न हुआ था। उसके बाद आगे चल करके कई भागों में विभक्त हो गई थी। जब यूरेशियन प्लेट के नीचे गोंडवाना लैंड अविस्तारित हो रही थी, उस समय पे हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता चाहता हूं कि पहले वाले काल में यानी पोस्ट प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली तथा पूर्वी घाट का उद्भव और विकास हो चुका था। अरावली बीच में एक बार उत्थान और हुआ था, उसको हम लिंक करेंगे हमारे मरुस्थल के साथ। हमारे राजस्थान के अंदर आखिरकार मरुस्थल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, उसको जो अरावली का उत्थान बीच में हुआ था उसके साथ इंटरकनेक्ट करने वाले हैं। अभी मैं उस काल में जाऊंगा जिस काल में यूरेशियन प्लेट के नीचे गोंडवाना लैंड आकर के गोंडवाना जो प्लेट है वो आकर के टच होती है और उसके बाद कालांतर में आगे आने वाले समय में किस प्रकार से भारत का उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत है वो आपस में जुड़ जाता है और किस प्रकार से एक बहुत बड़ा उत्तर का मैदान का निर्माण हो जाता है। उत्तर के मैदान के अंदर ये नहीं समझना है कि केवल गंगा और यमुना का मैदान है। उत्तर के मैदान में ये भी नहीं समझना है कि केवल भारत का मैदान है। हम उस समय की बात करेंगे जिस समय में
पूरे भारत सिंध से लेकर के पूरे पाकिस्तान से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में जो ये मैदान पड़ा है लंबा चौड़ा, इसकी आखिरकार उत्पत्ति कैसी हुई थी? उसके बाद तो ये राजनीतिक विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ये सीमा रेखा बना दी गई थी, लेकिन नीचे प्लेटों में किसी भी प्रकार की सीमा रेखा नहीं है। इसलिए हम पूरे क्षेत्र का, उत्तरी भारत का जो मैदान है उसका अध्ययन करेंगे। यहां पे मैं एक ड्रॉ करूंगा, एक मैं बनाऊंगा यूरेशियन प्लेट और एक बनाऊंगा गोंडवाना लैंड, जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग जिसका हिस्सा है। यहां पे मैं बना रहा हूं, इस प्रकार से मैंने बनाया है हिमालय पर्वत श्रृंखला। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय 3 श्रेणियां भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ये महान हिमालय, महान, मध्य और शिवालिक, ये 3 श्रेणियां किसका हिस्सा है? ये तीनों श्रेणियां, इनकी उत्पत्ति जो हुई थी, ये दोनों गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुई थी। तो ये वाला क्षेत्र तो बाद में उत्पत्ति हुई थी, लेकिन इससे पहले ये क्षेत्र है, इसको मैं नाम दूंगा यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या अभिसारित हुआ था? ये वाला हिस्सा अभिसारित हुआ था। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम इस प्लेट के नीचे, ये वाला जो गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है उसको हम आगे अभिसारित करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा, इधर मैं कुछ पहाड़ियों का निर्माण भी करूंगा। ये प्लेट जो है, इसको हम 3D मैप में देखना, इसको 3D मैप टाइप बोलते हैं। ये प्लेट है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना प्लेट है वो है। अब इसका मूवमेंट इधर हो रहा है और ये इधर, इन दोनों का इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। जब ये इस पोजीशन में थी, जब गोंडवाना लैंड यूरेशियन प्लेट के नीचे तल में जब टच हो गया था या उनके आसपास था, तब बरसात काफी मात्रा में हो रही थी। पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की भी संख्या बढ़ गई थी, प्रचुर मात्रा में हरियाली थी, प्रचुर मात्रा में जलीय जीव थे। जो कि ये वाला हिस्सा था, इसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये क्या था? टेथिस सागर। ध्यान से सुनिए, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट अंडरस्टैंड, प्रत्येक चीज आपको समझ में आएगी। ये था टेथिस सागर, ये पूरा पानी था। ये सागर था तो ऑब्वियसली यहां पे खारा पानी था, नमकीन पानी था, सॉल्ट वाटर था। बरसात बार बार हो रही थी, इस वाले हिस्से का अपर्दन हो रहा था, इस वाले हिस्से का भी अपर्दन हो रहा था। इस वाले हिस्से का अपर्दन हो रहा था, इसका हिस्से का अपर्दन हो रहा था। लंबे समय की काल की बात कर रहा हूं, छोटा काल नहीं था, करोड़ों वर्षों की बात है, यहाँ पे लाखों वर्षों की बात है। बरसात, ये बादल है इधर और इधर भी बादल है, ये भी बादल है। और जब ये बादल बरसने लगे, जब ये बादल बरस रहे थे, कंटिन्यू बरस रहे थे, ऐसे ऐसे ये जब बरस रहे थे, तो इस वाले क्षेत्र को अपर्दित कर रहे थे और कांप इधर लेके आ रहे थे, तलछट। ये पार्ट अपर्दित हो रहा था, ये पार्ट भी इधर आ रहा था, और आखिरकार इस टेथिस सागर के अंदर क्या जमाव हो गया। कैसे जमाव हुआ? आपको मैंने बताया कि भारी बारिश, निरंतर बारिश होने के कारण ये वाला क्षेत्र अपर्दित हुआ, ये वाला क्षेत्र अपर्दित हुआ। किस चीज की बात कर रहा हूं? ये वाला क्षेत्र है विंध्यन श्रेणी। कौन सी है? ये विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी। आप पीछे वाले वीडियो में देख लीजिए कि विंध्यन श्रेणी का निर्माण कब हो गया था। इस समय विंध्यन श्रेणी अस्तित्व में आ चुकी थी। ये वाला विंध्यन श्रेणी है और ये आगे वाला क्षेत्र है, ये है प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का दक्कन का पठार है।
दक्कन का पठार। यह वाला क्षेत्र दक्कन का पठार है। निरंतर बारिश हो रही थी, निरंतर अपर्दन हो रहा था, निरंतर पहाड़ों से मिट्टी अपर्दित होकर के जल के भाव के साथ इधर जमा हो रही थी। ये वाला जो क्षेत्र है वो ये यहां से शिवालिक श्रेणी से लेकर के विंध्यन श्रेणी के बीच का हिस्सा है, जिसके अंदर कौन कौन से स्टेट आएंगे? पूरा राजस्थान आएगा, राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, एमपी, मध्य प्रदेश, ये वाला झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, छोटे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये पूरा क्षेत्र ये था। आप भूगोल की पुस्तक उठा के देख लीजिए कि इस वाले क्षेत्र की जो वर्तमान में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 2000 मीटर गहराई बताई है, 2 किलोमीटर। इस क्षेत्र की गहराई 2 किलोमीटर तलछट के जमाव के अवशेषों के आधार पर बताई है। यदि गंगा यमुना के क्षेत्र की यहाँ पे खुदाई की जाए, यदि कुआं खोदा जाए, तो वैज्ञानिकों के अनुसार 2000 मीटर की गहराई तक क्या मिला? जलोढ़ मिट्टी मिली है। इसका मतलब यह है कि जलोढ़ मिट्टी तो हमेशा बरसात के पानी से, जीव जंतु, पेड़ पौधों के सड़े गलने से और उस मिट्टी का निर्माण होता है और एक दूसरे के ऊपर लेयर जम जाती है। इस प्रकार यहां पे जमी हुई है। जब ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों के दोनों दूर थे और ये वाला क्षेत्र इन दोनों के अपर्दन से भर रहा था, तो मैंने आपको पहले भूकंप जब पढ़ाया था तब बताया था कि पृथ्वी के ऊपर किसी भी भार के कारण, अत्यधिक भार के कारण यदि असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप आता है और ऊपर वाली जो भौतिक जो विशेषता, जो सतह की विशेषता है, उसमें कुछ बदलाव आता है। जैसे हमने एक महाराष्ट्र में कोयना बांध का उदाहरण लिया था। कोयना बांध के ऊपर पानी हमने बांध से इकट्ठा करने के कारण वहां के नीचे की सैलें सटक गई थी, जिसके कारण भूकंप आया था, इतने में निपट गया। लेकिन ये कुछ और लंबा हुआ था। ये वाला क्षेत्र जब भरने लगा, ये वाला क्षेत्र इन तलछट से भरने लगा, तो ये वाले क्षेत्र के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ गया। दबाव पड़ने के कारण इसके तलछट से ये वाला जो अरावली पर्वत, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण हुआ है। ये आपस में दबाव पड़ा, वलन पड़ गया था। इस वलन के कारण इस अरावली हिमालय पर्वत श्रृंखला का शिवालिक, मध्य और महान हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। इनकी तलछट से हुई थी और निरंतर ये वाली गोंडवाना लैंड है वो नीचे अविस्फारित हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है, लेकिन बोला जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई घट रही है। क्यों? क्योंकि अपर्दन हो रहा है। ये विंध्यन श्रेणी का यदि अपर्दन हो रहा है तो बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, उसका भी अपर्दन हो रहा है, जिसके कारण इस अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई बढ़ रही है तथा यहां पर जमने वाले तलछट की मोटाई ज्यादा हो रही है। यही मैं बताना चाहूंगा कि इस वाले क्षेत्र के अंदर दोनों साइड से मिट्टी आगे जमा हो गई, अपर्दित हो गई मिट्टी, और यहां पे जमा हो गई। वो क्या था? एक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी थी और कुछ नहीं था, और इस क्षेत्र के अंदर जम गई। कालांतर में यहां पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला थी, अवशिष्ट के रूप में यहां पे थी। बहुत बड़ा क्षेत्र था, हमने छोटा ड्रॉ किया है। तो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला भी कहीं न कहीं प्रदर्शन करना होता है, तो यहां पर थी। कालांतर में क्या हुआ? यहां से लावा के द्वारा फिर से प्रेशर दिया गया। क्या? इधर से फिर से प्रेशर दिया गया, तो लावा आखिरकार बाहर तो निकल नहीं पाया, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला तथा आसपास के क्षेत्र ठंडा होने के कारण उनकी मोटाई ज्यादा हो गई थी। बाहर तो ये नहीं निकल पाया, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला तथा आसपास के क्षेत्र को
ऊपर जरूर उठा दिया। जब इस प्रकार से ऊपर उठाया तो जरूरी नहीं है अरावली पर्वत श्रृंखला ही ऊपर उठेगी, आसपास का क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास का क्षेत्र पर जब प्रभाव पड़ा तो उधर से सिंधु नदी, सरस्वती नदी तथा गंगा और यमुना जहां से ये बह रही थी वो अपना स्थान बदल लिया। वो क्या हुआ, जहां से बीच वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र के अंदर ये वाला क्षेत्र जो जब ऊपर उठ जाता है, नीचे से दाब लगने के बाद ये जब ऊपर उठा तो यहां पे घग्गर बह रही, सरस्वती बह रही थी, और यहां पे और इस वाले क्षेत्र में क्या, सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियां बह रही थी। ये राजस्थान वाले क्षेत्र से इधर से ही बह रही थी, इधर से ही चलती थी, क्योंकि ये जो जितनी भी राजस्थान की जो बालू मिट्टी है ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक, बहुत बड़ी उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। इसका प्रमाण आपको इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो पानी आने के बाद इस क्षेत्र का उपजाऊ होना, वहां पे आप साक्ष्य देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसको जितना पानी दोगे इसमें जितनी पानी की पूर्ति होगी तो खाद्यान्न बहुत ज्यादा उत्पादन होगा। इसलिए ये जलोढ़ मिट्टी है, नदियों के द्वारा लाई गई है। नदियां बहती थी इस क्षेत्र के अंदर, नदियां कटाव के द्वारा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को कटाव करके यहां पे अपनी मिट्टी को बिछा रही थी। कालांतर में इस वाले क्षेत्र के नीचे दबाव पड़ा, इसके कारण ये क्षेत्र जैसे ही बढ़ा तो नदियों ने अपना जो मार्ग परिवर्तित कर दिया और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जहां थी उधर ही पड़ी रह गई, जो कि राजस्थान तथा थार का मरुस्थल है पूरा, जो पाकिस्तान क्षेत्र को भी कवर करता है। लेकिन पाकिस्तान के थार के अंदर बीच से ही तो सिंधु नदी बहती है, तो फिर वो उधर क्यों बहती है, क्योंकि इसका क्षेत्र थोड़ा सा पूर्वी साइड में था। उसके बाद सरस्वती नदी थी जो कि लुप्त हो गई, और सैटेलाइटों के माध्यम से अभी भी पता लगाया जाता है कि सरस्वती नदी का मार्ग पता लगाया जा सकता है, और कुछ साक्ष्य हमको पढ़ने को मिले भी है। तो ये वाला क्षेत्र जब ऊपर हो गया तो ये वाले जो मिट्टी है वो मिट्टी रह गई, क्या मिट्टी रह गई, बालू मिट्टी रह गई। और आंधियां तो चलती थी, हवाएं तो चलती थी, मई जून जुलाई के महीने में, मई और जून में तो आंधियां चलती हैं, ये तो पहले ही चल रही थी। लेकिन इधर नदियां बहने के कारण इधर इतना प्रभाव नहीं डाल रही थी, रेगिस्तान का निर्माण नहीं कर पा रही थी। इधर से जब जमीन ऊपर उठी तो ये नदियां अपना स्थान बदल के इधर की ओर खिसक गई, ये इधर की ओर खिसक गई जब जमीन ऊपर हुई, और ये वाला क्षेत्र इधर की ओर खिसक गई। लेकिन इस वाले क्षेत्र के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र ऊपर हुआ नीचे से, उसके बाद अरावली का उत्थान नहीं हुआ है। एक बार हुआ था, एक बार अरावली उद्भव हुआ था, अरावली पर्वत श्रृंखला बनी थी, उसके बाद एक बार उसका उत्थान हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप ये वाला क्षेत्र रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया था। अभी इसके साक्ष्य भी आपको मिलेंगे, कैसे कन्वर्ट हुआ। तैतीस सागर था, तैतीस सागर के अंदर नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी इसके अंदर समा दी गई थी। सागर था, नमक का पानी था उसके अंदर, उस मिट्टी के साथ नमक का पानी भी दब गया, और उसके साथ इधर से पेड़ पौधे जीव जंतु गड़ सड़े गले इसके अंदर आ गए, और साथ साथ में एक कार्बोनिफेरस युग भी आया था, जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। उसमें क्या हुआ था, पृथ्वी का उथल पुथल हो गई, तो इस वाला जो आसपास का क्षेत्र था, पेड़ पौधे जीव जंतु, वो यहां पर भी दबे थे, पहले दबे थे। उसके बाद मरुस्थल का ये वाला क्षेत्र अपरदित होना और बढ़ना शुरू हुआ था। इस प्रकार अरावली पर्वत श्रृंखला भी इधर थी। ये वाला क्षेत्र किस में बदल गया, मरुस्थल में बदल गया, क्योंकि नदियां अपना स्थान बदल दिया था। क्यों, क्योंकि नीचे से अरावली का उत्थान हो गया था, थोड़ी अरावली ऊपर उठ गई थी। इसका कारण यही है कि राजस्थान या थार के मरुस्थल का कारण यही बताया जाता है कि यही कारण है। वैज्ञानिकों के द्वारा, भूवैज्ञानिकों के द्वारा ये इस प्रकार के कारण बताए जाते हैं कि ऐसे हुआ होगा, कल्पना की जाती है। पूरी की पूरी भूगर्भिक समय सारणी पूरी काल्पनिक है, और साक्ष्यों के आधार पर उनको सत्य साबित करने का प्रयास किया भूगोल शास्त्रियों ने। उसके बाद अभी इस वाले क्षेत्र को मैं रेगिस्तान बता दिया कि कैसे निर्माण हुआ, लेकिन
यहां से तो फिर एक लूनी नदी फिर निकल रही है, लूनी नदी प्लस सहायक नदियां इधर निकल रही है। ये तो निकलेंगी क्योंकि उच्च स्थान है, ऊपर उसकी हाइट ऊपर है और बरसात के कारण पानी जाएगा तो कहीं से इकट्ठा होगा। इसकी सहायक नदियों के माध्यम से लूनी नदी इधर बह रही है और घग्गर नदी इधर आ रही है। घग्गर नदी भी है लेकिन कुछ ज्यादा बारिश हो जाती है तो बहती है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे चली जाती है। क्यों? ये वाला क्षेत्र ऊपर हो गया, इसलिए घग्गर नदी भी देखने को हमको मिलती है। अभी मैं आपको क्या पढ़ाने की समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, देखिए इस प्रकार से मैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उस पर आऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो जितने भी 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया है और वो भौतिक प्रदेश किस आधार पर विभाजित किया है, उनकी जलवायु के आधार पर, वहां की मिट्टी के आधार पर वो भौतिक प्रदेश विभाजित किए गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला क्षेत्र बता दिया जिसको हम आगे चल के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये एक 4 भागों के अंदर नंबर 1 भाग रहेगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मैंने बता दिया इस मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ। भूगोलवेताओं के अनुसार इस मरुस्थल का निर्माण ऐसे ही हुआ। अब भी रही बात इसके अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें देखिए नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बिछाई गई थी जो कि उपजाऊ है और नीचे से पृथ्वी का धरती का थोड़ा उत्थान हो गया, ऊपर उठ गया, इसकी वजह से यहाँ के आसपास की नदियां दूर चली गई, ये रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। निरंतर प्राकृतिक मार के कारण, प्राकृतिक मार यानी हवाओं के झोंकों के कारण ये जो बालू के कण थे वो एक एक अपने अपनी जगह खुल गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ना शुरू हो गया। इस रेगिस्तान का निर्माण हो गया कालांतर में। फिर बारिश इधर क्यों नहीं होती कम, इसका भी हम कारण पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर जब बारिश को हम वर्षा को विभाजित करेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में क्या बरसात होती है, वो एक अलग फैक्टर है। इसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। रेगिस्तान की उत्पत्ति का बरसात का कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो फर्क अलग था। अभी इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मैंने समझा दिया, इसके अंदर बालू मिट्टी मिलेगी जो कि नदियों की जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद मैं बोलता हूं कि इधर विभिन्न प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। राजस्थान के अंदर तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इस वाले क्षेत्र में भी पहाड़ियां हैं, उनको अवशिष्ट पहाड़ियां बोलते हैं। जो पुराने जमाने में यानी प्री कैम्ब्रियन काल में अकेला अरावली ही उत्थान नहीं हुआ था। जरूरी नहीं है कि अरावली लाइन खींच दिया तो इधर अरावली, ये जब अरावली का उत्थान होगा तो निश्चित रूप से आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से अरावली के साथ इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ था जो जोधपुर जैसलमेर इस क्षेत्र के अंदर अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है, जिनका अपरदन निरंतर जारी है। आने वाले समय में 1 लाख हजारों लाखों वर्षों के बाद ये सारी की सारी पहाड़ियां बराबर हो जाएंगी, अपरदित होगी और पृथ्वी अपना संतुलन बिगाड़ देगी। जब पृथ्वी संतुलन बिगाड़ेगी तो निश्चित रूप से एक दिन कार्बोनिफेरस आएगा और संतुलन बिगड़ेगा तो कार्बोनिफेरस के दौरान फिर पृथ्वी उथल पुथल होगी, कहीं न कहीं कोई भूकंप आएगा, ज्वालामुखी भी फट सकती है। इस प्रकार बताते हैं कि हो सकता है। अभी यहाँ पे चट्टानों के बारे में बालू मिट्टी मिलेगी और उसके बाद बोलते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में ऐश्वर्या, मंगलम, इस प्रकार से कुएं खोदे गए। तेल कहां से आ रहा है? वो ये कार्बोनिफेरस का तेल है। कार्बोनिफेरस में जब पृथ्वी का उथल पुथल हुआ था उसके नीचे जीव जंतु और पेड़ पौधे दब गए थे ना, वही चीज आज पेड़ पौधों से जो दबने के उस ताप और दाब के कारण वहां पे कोयले का निर्माण हो गया और जहां पे जीव जंतु दबे वहां पे जीवाश्म ईंधन का निर्माण हो गया, जो कि वर्तमान में खोद रहे हैं, उसका खनन जारी है और निकाल भी रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं। नंबर 3, हमने मिट्टी देख ली, हमने क्रूड ऑयल देख लिया, हमने कोयला देख लिया। उसके बाद मैंने बता दिया इस क्षेत्र के अंदर ग्रेनाइट चट्टानें भी पाई जाती हैं, आग्नेय प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जब पोस्ट कैम्ब्रियन काल के प्रारंभ में निरंतर ज्वालामुखी आ रही थी तो पृथ्वी ऊपर से ज्यादा मोटी ठंडी हो गई थी, जो मोटाई ज्यादा हो गई थी तो नीचे से दबाव लगा रहा था लावा, तो वो ऊपर नहीं आ पाया। लेकिन बैथोलिथ, लेपोलिथ, लैकोलिथ
डाइन, ठीक सीट टाइप की अंदर ही संरचनाएं बन गई थी। वो अपर्दन होने के कारण अभी ऊपर दिखाई देने लग गई और उनका खोद खोद करके घरेलू जीवन में इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती। अब इस चट्टानों के अंदर बोलते हैं कि उदयपुर क्षेत्र के अंदर जावर की खानों में चांदी मिलती है। निश्चित रूप से दोस्तों उनके पीछे भी कोई न कोई कारण है। उन चांदी का, लोहे का, तांबे का, जस्ता का और वलेस्टोनाइट का, इस प्रकार बहुत सारी भारत राजस्थान के अंदर 57 प्रकार की जो खनिजों का उत्खनन जारी है। वो कहां से आई? वो भी एक समय था जिसके कारण इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था। और विभिन्न प्रकार के पत्थर भी मिलते हैं जो कि घरेलू या इमारतों में काम में लिए जाते हैं। उनका भी निर्माण हम पीछे वाले वीडियो के अंदर जहां पे चट्टानों का अध्ययन किया था उधर हमारा हो गया है। चट्टानों को देख लीजिए, चट्टानों को देखो तो पता चल जाएगा। ये वाला क्षेत्र हो गया पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र। अभी हम पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र को 3 भागों में यानी 4 भागों में विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं इसके पीछे कारण बताता हूं। एक तो बोलते हैं कि लूनी नदी बेसिन होगा, एक बोलते हैं कि ये घग्गर नदी बेसिन होगा, और दूसरा क्या होगा, बालूका में शुष्क मैदान। ये वाला क्षेत्र एक ये होगा और एक ये होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इनको भाई क्यों डिवाइड किया? जब एक भाग में एक में डिवाइड कर दिया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, फिर छोटा आगे उप विभाजन करने का क्या मतलब है? देखो जितने उप विभाजन करोगे उतना ही ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आएगा। मैं बता देना चाहूंगा ये तो 4 विभाजन, आप खेत खेत का विभाजन कर सकते हो, खेत खेत की मिट्टी का विभाजन कर सकते हो। प्रत्येक खेत की मिट्टी यानी एक गांव के चारों तरफ जितने भी खेत हैं सब खेतों की मिट्टी एक प्रकार से नहीं पाई जाती। इसलिए तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरतगढ़ से स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य मृदा कार्ड लॉन्च किया था। उसके पीछे यही कारण था कि मृदा की जांच करो और उसी के अनुरूप वहां पे उसमें खाद इस्तेमाल करो यानी उत्पादकता बढ़ेगी। तो इतना ही 4 ही नहीं, इसके अलावा भी आप विभाजन कर सकते हो, बहुत विभाजन अपने लेवल पे कर सकते हो। गांव में जाकर के तहसील का अध्ययन करके, जिले का अध्ययन करके आप बता सकते हो कि इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उससे भी कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी आरबीएससी के अंदर सिर्फ ये 4 विभाजन किया गया है। हमको पढ़ने के लिए 4 काफी है, लेकिन डीपली नॉलेज के लिए आप इससे ज्यादा विभाजन कर सकते हो। अभी इधर देखते हैं लूनी बेसिन क्यों बोलते हैं इसको बोलते हैं लूनी बेसिन। लूनी बेसिन इसलिए बोलते हैं कि लूनी का अपवाह क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र से ये अरावली पर्वत श्रृंखला, इस क्षेत्र से पानी का संग्रहण होता है और सहायक नदी और अंत में लूनी नदी बन जाती है। और ये गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी उधर जाएगी दलदली के रूप में वहां पे लुप्त हो जाती है, इसलिए लूनी नदी। और इस आसपास एक क्षेत्र थोड़ा उपजाऊ भी होगा क्योंकि ये वाला क्षेत्र वर्तमान में जलोढ़ मिट्टी यहाँ जमी हुई है, तो इस क्षेत्र में कृषि कार्य भी ज्यादा होंगे, अच्छे होंगे, जमीन भी अच्छी होगी। तो बजाय इसके इस जमीन में अंतर है, इसलिए लूनी बेसिन को अलग से दर्शा दिया गया, विभाजन कर दिया गया। उसके बाद एक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र इसको बोलते हैं, ये वाला सिकावटी वाला क्षेत्र। क्यों कि यहां से बरसात के कारण नदियां बनती हैं और इधर ही लुप्त हो जाती हैं और झीलों का निर्माण हो जाता है, छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं। यानी कहीं बाहर निकासी नहीं है पानी की, कोई समुद्र में निकासी नहीं है, कोई भी किसी भी बड़ी नदी के साथ नहीं मिलता, इधर ही इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होकर जहां भी ये इकट्ठा होता है तो केसी कत्व प्रक्रिया जो होती है उसके कारण वहां पे उसके जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पे केशकत्व नियम के कारण नीचे से नमक ऊपर आ जाता है। जमीन के अंदर 33 सागर का नमक है, वो नीचे से ऊपर आ जाता है और पानी जैसे सूख जाता है तो ऊपरी एक लेयर बन जाती है। जितनी भी ये खारे पानी की जिले राजस्थान में पचभद्रा है, लूणकरणसर है, ये सारी की सारी जिले इसी का उदाहरण है, आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। इसके बाद ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये बालूका में मिट्टी का मैदान है। क्या है? बालूका में शुष्क मैदान, बालूका में शुष्क मैदान। जरूरी नहीं है मैंने लाइन खींच दिया यहीं तक है, ये यहीं तो हो सकता है, ये भी जा सकता है, ऐसे थोड़ा इधर भी आ सकता है, लेकिन एक इंडिकेशन दिया है कि इस क्षेत्र के अंदर ये है, बालिका में शुष्क मैदान। उसके बाद एक है घग्गर। क्यों? क्योंकि घग्गर वर्तमान में भी रहती है,
जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो इस वाले क्षेत्र को ये बाढ़ प्रभावित एरिया है और प्राचीन काल में होता भी था। यहाँ पे ये जलोढ़ मिट्टी बिछा दी, ये उपजाऊ मिट्टी है, तो बजाय इसके ये वाला क्षेत्र ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए इसको इस प्रकार से पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र है वो 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब 4 भागों में विभाजित कर दिया तो थोड़ा सा हम विशेषता देख लेते हैं कि आखिरकार ये इनकी ऊंचाई कितनी है। इस वाले क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो है 60 से 360 मीटर ऊंची। किससे? समुद्र तल से। एक फैक्ट ये है। दूसरा, इस वाले क्षेत्र के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 12 जिले हैं। 2 नंबर फैक्ट, जिले देख लेना, बुक में मिलेगा। प्रत्येक जैसलमेर, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस प्रकार से जैसलमेर, सिरोही है, जालौर है, इस प्रकार से 12 जिले हैं। और इनकी क्या विशेषता है? इस वाले क्षेत्र में है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे स्तूप पाए जाते हैं, टिल्ले पाए जाते हैं, जिनको 3 भागों में इन टिल्लों को विभाजित किया है। एक अनुदैर्ध्य, क्या? अनुदैर्ध्य, एक है अनुप्रस्थ और दूसरा हो गया बरखान। ये 3 प्रकार के इस क्षेत्र में टिल्ले पाए जाते हैं। इन टिल्लों की अलग अलग विशेषता है। देखिए, अनुदैर्ध्य टिल्ले कौन कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य टिल्ले होते हैं जहां हवा चल रही है उस हवा की दिशा में बनते हैं साइड में। जैसे इस प्रकार से हवा चलती है, पवन की दिशा ये है, तो ये वाला क्षेत्र आसपास के क्षेत्र में इधर बनेंगे। ये है अनुदैर्ध्य टिल्ले। उसके बाद अनुप्रस्थ क्या होता है? अनुप्रस्थ जैसे एक पेड़ है इधर और इधर से पवन आ रही है, इस पवन के कारण इस वाले क्षेत्र के अंदर ये जो इसका अवरोध उत्पन्न कर दिया इस वाले क्षेत्र में, तो यहां पर टिल्ले बनेगा, यहां पे ऐसे टिल्ला बन जाएगा, वो टिल्ला है अनुप्रस्थ। ये अनुप्रस्थ टिल्ला, इसको अनुप्रस्थ टिल्ला बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जिस साइड से हवा आ रही है उसी के विपरीत दिशा में इस प्रकार की कई आकृति हो जाती है। खेतों में जाके पता चलेगा, चंद्राकार आकृति हो जाती है इस प्रकार से। इधर से हवा आएगी, ये चंद्राकार आकृति होगी। तो ये जो क्षेत्र, ये जो टिल्ला बना, इसको बोलते हैं बरखान। इसको क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। ये विशेषता है इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र में बस इतना ही है। इससे ज्यादा इस क्षेत्र में ज्यादा पढ़ने के लिए तो ऐसा है कि इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्टों के बारे में अलग अलग स्टडी कर सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से इतना ही है। इसके साथ आगे वाला जो हमारा हिस्सा है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाता है। क्या आ जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक जाती है, इसकी चोटियों की लंबाई क्या है और कहां कहां पे कौन कौन सी चोटी है, पर्वत श्रृंखला है, और इसका आसपास के क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन में इसका क्या प्रभाव है, और लगातार अपरदित हो रही है उत्खनन, अवैध उत्खनन हो रहा है, इससे मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन, जीव जंतुओं के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका अध्ययन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं आज अगले वाले वीडियो में अरावली और आगे वाला बचा हुआ क्षेत्र पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक, इसलिए बोलता हूं कि प्रत्येक वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखना, साथ साथ में शेयर जरूर करो दोस्तों। शेयर करोगे तो आपको तथा अपने दोस्तों को भी फायदा होगा और साथ साथ में मुझे भी फायदा होगा। लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में सब्सक्राइब का अधिक से अधिक कीजिए, मुझे भी आपका मोटिवेशन बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।